हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे आगे कि हमारे पास हमने लास्ट क्लास में यूनिट थर्ड के बारे में स्टार्टिंग की थी और यूनिट थर्ड में डिफरेंट कर्व के बारे में पढ़ा था। उस कर्व में हमने ये देखा था कि जो कर्व्स होती हैं दो टाइप्स की होती हैं। पहला जो कर्व होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्व की डेफिनेशन दो तरह की थी। एक तो था हॉरिजेंटल, एक तो हमारे पास था हॉरिजेंटल कर्व और दूसरा हमारे पास था वर्टिकल कर्व। फिर हमने क्या किया था, हॉरिजेंटल कर्व को डिफाइन किया था और वर्टिकल कर्व की जो कर्व हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा या हॉरिजेंटल प्लेन में लाई करेगा हॉरिजेंटल कर्व कहलाएगा, जो वर्टिकल प्लेन में लाई करेगा वर्टिकल कर्व कहलाएगा। फिर हमने हॉरिजेंटल कर्व में डिफरेंट कर्व देखे थे। हॉरिजेंटल कर्व के एग्जांपल्स हमने देखे थे। सबसे पहले इसी में था क्या, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सर्कुलर कर्व। दूसरा था हमारे पास कंपाउंड कर्व। पहला सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व। फिर हमने देखा था रिवर्स कर्व, रिवर्स, और एक था हमारे पास ट्रांजिशन। कभी कभी ट्रांजिशन का एक टाइप होता है लेमनिस्केट कर्व, उसको भी अलग कंसीडर कर लिया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो पहला टाइप ऑफ हॉरिजेंटल कर्व का जो पहला टाइप है क्या है, सिंपल सर्कुलर कर्व। तो उसके क्या वेरियस पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उस पार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस डायग्राम को हमें ध्यान से देखना है। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, 1 सेकेंड। इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि एक ऐसी डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक रोड ये दिख रहा है ए बी, यहाँ पे एक रोड क्या है ए बी और एक रोड यहाँ पे दिख रहा है बी सी। मीन्स बी से सी तक एक रोड है। दोनों रोड क्लियर हो गए होंगे, ए बी बी सी। यहाँ पे मेंशन है जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं बी पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सारे एक एक जो टर्म्स बता रहा हूँ उसको लिखते जाना। पहले क्या बोला मैंने, इंटरसेक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ पे कट करता है। दूसरी चीज़ कि ये अगर हमारे पास जो लाइन थी, जो रोड था, वो क्या था, स्ट्रेट पाथ था। अगर ये स्ट्रेट पाथ में क्या होता, कर्व ना घूमता, रोड ना घूमता, तो ये क्या होता, सीधा ही जाता, हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही लाई करता। तो ये क्या हो रहा है, अपने पाथ से मुड़ रहा है, अपने पाथ से क्या हो रहा है, ये भटक रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हमारे पास फाई एंगल डिफ्लेक्ट हुआ। समझ में आ रही बातें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या था कि जो ए बी रोड है, वो ए बी रोड क्या था, स्ट्रेट लाइन, और बी सी भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। कि ए बी रोड स्ट्रेट लाइन है और बी सी रोड स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ बी पॉइंट से ये क्या होता है, रोड टर्न ना लेता, अपने पाथ से ना मुड़ता, मुड़ के कहाँ चला गया, इधर चला गया। कितना मुड़ा, इतना मुड़ा। इस एंगल को क्या बोला, फाई बोल दिया, जो यहाँ पे लिखा पड़ा है। तो अपने पाथ से ए बी लाइन क्या हो रहा है, 5 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा है। मीन्स 5 डिग्री क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। इसीलिए इस एंगल को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। अपने पॉइंट से क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हुआ। कितना हुआ, 5 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ, 5 डिग्री मुड़ा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इनके बीच का जो ये एंगल आ रहा है एक लाइन से दूसरे लाइन तक, इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है हमारे पास, इंटरसेक्शन एंगल। ये चीज़ें समझ में आ गई, ये क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन एंगल। अब हमारे पास ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये इतना एंगल क्या है बना, आई, और यहाँ से ये लेके क्या, फाई, और दोनों मिलके कितने होंगे, 180 हो जाएंगे। ये चीज़ें क्लियर है। मीन्स हमारे पास जो एंगल आ रहा है, एंगल आई की वैल्यू प्लस हमारे पास एंगल फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 के बराबर होगी। हमारे पास अगर फाई पूछ रहा है और आई की वैल्यू पता है तो भी 180 माइनस क्या करेंगे, आई कर देंगे, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ें समझ आ गई। फिर हम बात करते हैं जहाँ से ये कर्व क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ तक की डिस्टेंस को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और बोलते हैं क्या, टेंजेंट लेंथ। एक हमारे पास ये पहले बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, बैक टेंजेंट। मीन्स हमारे पास, और एक हमारे पास इस डायरेक्शन में बनता है जहाँ पे एंड हो रही है जाके, वहाँ पे ये होता है टेंजेंट। दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि रेडियस क्या है इस केस में अभी सेम है। आगे हम कंपाउंड कर्व में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे अलग अलग होता है। तो ये हमारे पास टेंजेंट लेंथ इतनी होती है, यहाँ पे ये टेंजेंट लेंथ होती है, 2 टेंजेंट लेंथ आती है। फिर ये जो हमारे पास कर्व बना, ये हमारे पास स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ कर्व। स्मॉल एल से डिनोट किया, लेंथ ऑफ कर्व।
ये जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, इन दोनों लाइन को एक स्ट्रेट लाइन मिला रही है जिसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ, लेंथ ऑफ कर्व भी पता चल गया, कॉर्ड लेंथ पता चल गया। जितना ये हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल आता है यहाँ पे ये फाई की वैल्यू, उतना ही एंगल यहाँ पे दोनों क्या बनता है, फाई बनता है बाई जियोमेट्रिकली। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट इसमें देख लिए। अब यही चीज़ें हम क्या करेंगे आगे थ्योरी में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज़ें कि टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड बी सी विच आर कनेक्टेड बाई ए कर्व। कर्व क्या कहलाती है, वो टेंजेंट या स्टेट ऑफ कर्व। जो हमारे पास क्या है, एक स्टेट ऑफ कर्व है या टेंजेंट, जहाँ पे ये क्या करेगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। इंटरसेक्शन पॉइंट को आई से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास क्या आएगा, फॉरवर्ड टेंजेंट आता है, कुछ टाइम पे हमारे पास बैकवर्ड टेंजेंट आते हैं। तो ये टेंजेंट क्या होते थे, ये चीज़ें भी हमने देख ली थी कि हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके बीच में डिफ्लेक्शन एंगल क्या था वो हमने भी देख लिया। डिफ्लेक्शन एंगल की कोई भी हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो कितना अपने पास से डिफ्लेक्ट हो रही है। फिर हमने कॉर्ड लेंथ के बारे में देख लिया था। कॉर्ड लेंथ के बाद लेंथ ऑफ कर्व देख लिया था। फिर हम समिट ऑफ एपेक्स के बारे में भूल गए, इसके बारे में हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। समिट ऑफ एपेक्स क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास कर्व आ रहा है, इस कर्व का जो हमारे पास टॉप पॉइंट होता है वो क्या होता है, मिड ऑर्डिनेट होता है। मिड ऑर्डिनेट, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास एपेक्स के बारे में था, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास ये डिफ्लेक्शन एंगल था, ये एंगल कैसे निकलेगा, ये चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब जो हमारे पास इसमें जो टर्म्स आ रहा है ये ध्यान देने वाली बात है। क्या लिखा है, एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। एलिमेंट मीन्स कि अगर हमें सिंपल सर्कुलर कर्व की डिज़ाइन करनी है, कैलकुलेशन करना है, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और कौन कौन से स्टेप होंगे जिसको फॉलो करके हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टेप है उस स्टेप को कंपलसरी फॉलो करना होता है। स्टेप कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जो अभी हमने बोला था कितना था, 180 डिग्री। अगर ये दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है तो अगर हमारे पास फाई की वैल्यू पता करनी हो तो 180 माइनस आई हो जाएगा। मीन्स अगर आई या फाई एनी गिवन है तो हमारे पास दूसरा टर्म्स निकल जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या था, टेंजेंट लेंथ निकालनी थी। टेंजेंट लेंथ निकालनी है। टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, आर टेन फाई बाई टू। फाई क्या है हमारे पास, डिफ्लेक्शन एंगल है। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। तो आर टेन फाई बाई टू, ये चीज़ें याद रखनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। हमारे पास कॉर्ड लेंथ निकालनी है तो क्या है, 2r साइन फाई बाई टू। तो ये फॉर्मूले हैं डायरेक्ट कि 2r साइन फाई बाई टू। एपेक्स के लिए डिस्टेंस क्या है, r सेक फाई बाई टू माइनस 1। सिमिलर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कर्व लेंथ है उसके लिए हमारे पास क्या है, वर्साइन के साथ हमारे पास r वर्साइन फाई बाई टू। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या दिख रहे हैं, सेवन्थ स्टेप दिख रहे हैं। इन सेवन्थ स्टेप के अलावा अगर हमारे पास जैसे हर जगह पे यहाँ दिख रहा है टर्म्स आर आर आर। आर मीन्स क्या है, रेडियस। अगर हमारे पास रेडियस ही ना हो तो क्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 1719 बाई यहाँ पे फाई। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, 1719 कब यूज करेंगे, जब हमारे पास 30 मीटर की क्या होगी, चेन होगी। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, सुपर एलिवेशन या कैंट। आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जब हाईवे पे सब लोगों ने ट्रैवल किया होगा, चाहे वो पैदल ट्रैवल किया हो या किसी भी हाईवे की बात छोड़िए, आप किसी भी रोड पे मूव करते हैं, अगर मूवमेंट के टाइम अगर किसी भी रोड पे क्या होता है, टर्न होता है, तो हम किसी भी आप रोड पे अगर नहीं भी गए होगे तो आज के बाद जाना, चाहे साइकिल से जाओ चाहे पैदल जाओ, तो हमेशा क्या देखना, टर्न की तरफ देखना। कि हम सपोज करो हम क्या करें, एक रोड पे जा रहे हैं और ये रोड आगे जाके क्या हो गई, टर्न हो गई। समझ में आ रही बात है, टर्न मतलब घूमना। एक रोड सीधा था, आगे जाके क्या हो गया, ये धीरे से टर्न हुआ। तो जहाँ पे भी ये टर्न प्रोवाइड होता है वहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ें कि हमारे पास जो बाहर वाला पाथ होगा, मीन्स अगर हमारे पास सपोज कि ये टर्न हो रहा है, मैं इसको ऐसे टर्न हो रहा है, अगर ये ऐसे टर्न हो रहा है तो ये क्या होगा,
हम मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, राइट की तरफ। तो बाहर वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, इनर पार्ट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इनर पार्ट। इसको हम आई से डिनोट करते हैं और ये आउटर को ओ मान ले रहे हैं। तो ये देखा गया होगा कि आउटर वाला जो पार्ट है वो इनर पार्ट से सर्टेन सेंटीमीटर या क्या होता है, अधिक ऊंचाई पे होता है। तो उसी ऊंचाई को क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं, या उसी का दूसरा नाम है कैंट, CANT। अब ये क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं कि व्हेन द व्हीकल पासेस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू कर्व, जब हमारे पास कोई व्हीकल सीधी लाइन से कर्व लाइन पे क्या होती है, पास करती है, इट इज इक्वेटेड अपॉन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस समय क्या होता है, उस बॉडी पे क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इन एडिशन टू इट्स ओन वेट, उसका वेट तो होता ही होता है, साथ में क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। बोथ एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल, और दोनों कहाँ पे एक्टिंग करते हैं, जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है उस व्हीकल की। अगला पॉइंट क्या है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हॉरिजेंटली टेंड्स टू पुश द वर्टिकल ऑफ ट्रैक। तो क्या करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब कोई सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो टेंडेंसी क्या होती है, बाहर की तरफ भागती है। कोई भी व्हीकल क्या होगी, अपने पाथ से बाहर की तरफ भागेगी। तो उस बाहर की तरफ भाग रहा है तो उस चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या बनता है हमारे पास, सुपर एलिवेशन। इन ऑर्डर टू काउंटर अटैक द इफेक्ट ऑफ आउटर एज ऑफ द ट्रैप सुपर एलिवेटेड। तो उस केस में क्या करते हैं हम, हमारे पास अगर साइड से देखें रोड हमारे पास क्या था, ये एक स्ट्रेट पाथ में था। तो हम क्या करते हैं, बाहर वाले पार्ट को अंदर वाले के कंपेरिजन में सर्टेन डिस्टेंस रेज कर देते हैं। अब यहाँ पे व्हीकल जो था, व्हीकल अब इस शेप में रहेगा, बाहर भागने की कोशिश करेगा तो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। सुपर एलिवेशन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बातें। तो क्या किया जाता है कि द एज ऑफ द ट्रैक, जो ट्रैक का किनारा होता है, कौन सा किनारा की बात हो रही है, आउटर एज की बात हो रही है। आउटर एज ऑफ द ट्रैक आर रेज्ड अबव द इनर वन। आउटर वाले को क्या करते हैं, इनर वाले से ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा देते हैं। दिस रेजिंग ऑफ आउटर एज अबव इन इनर एज मीन्स जो आउटर एज उठ रहा है, आउटर एज की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू इनर एज। तो उसी को क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन या कैंट बोलते हैं। समझ में आ गई बातें। अब ये डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या व्हीकल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ कर्व के डिपेंड करेगा कि कर्व की रेडियस कितनी है। कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखने पे क्या पता चलेगा कि व्हीकल का CG नीचे की तरफ लाई करेगा, ये फोर्स इधर की तरफ लाई करेगा, रिजल्टेंट दोनों के कहीं ना कहीं बीच में लाई कर गया। तो ये है। अब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे पास रोडवेज ऐसे था, तो जितना हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है उतना थीटा पे हम क्या करते हैं, इधर रेज कर देते हैं इतनी हाइट, जो यहाँ पे H से दिखाया गया है। तो उसी टर्म्स को क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। जनरली जब हाईवे पढ़ेंगे तो वहाँ डिजाइनिंग के टर्म में E से डिनोट किया जाता है सुपर एलिवेशन को। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे लिखे पड़े हैं। W का मीन्स क्या है, F क्या है, V क्या है, तो सारे के सारे टर्म्स लिखे पड़े हैं। एक बार इसको आप देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या था, mv²/r, और m की जगह यहाँ पे क्या हुआ, टोटल हमारे पास वेट आ गया। वेट क्या होता है, wv²/gr, ये चीज़ें पढ़ा था। तो यहाँ से जो वेट होता है W इक्वल टू क्या होता है, mg। W इक्वल टू mg, तो W की जगह अगर mg हम पुट कर दें इस इक्वेशन में जो हमारे पास विजिबल है, तो g से g कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, mv²/r। ये किसकी बराबर आएगा, जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है mv²/r। अब ये जो हमारे पास, इसने क्या किया कि इस इक्वेशन में हम W को क्या किए, इधर शिफ्ट किए, तो F/W क्या हो गया, v²/gr हो गया। और जो हमारे पास इसी की जो थीटा है, वो थीटा किस पे है, इंक्लाइनेशन ऑफ ऑल रोड्स और रेल। अब ये जो हमारे पास v²/gr आता है, इसी को क्या बोला जाता है, सुपर एलिवेशन बोला जाता है। समझ में आ गई बातें। फिर हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था क्या, ट्रांजिशन कर्व के बारे में। ट्रांजिशन कर्व एक ऐसी कर्व होती है जिसकी रेडियस क्या होती है, वेरी होती रहती है। ट्रांजिशन कर्व इज ए कर्व इन द प्लेन विच इज प्रोवाइडेड टू चेंज द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। तो क्या होता है वहाँ पे, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट चेंज होता है, जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, सर्कुलर पाथ से लेके कहाँ तक जाएगा, वो
स्टेट पाथ तक जाएगा। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक स्टेट पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है। स्टेट पाथ की रेडियस कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। जबकि यहाँ की सर्कुलर की रेडियस क्या होगी? कुछ सर्कल की रेडियस फिक्स होगी आर। तो यहाँ पे रेडियस क्या है? इन्फिनिटी। यहाँ की रेडियस आर। क्या इन्फिनिटी को डायरेक्ट आर से ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं जी। अगर ज्वाइन कर दिए तो क्या होगा? गाड़ियों पे जर्क आएगा, झटके आएंगे तुरंत घूमने में। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग रेडियस की, वेरिंग रेडियस की यहाँ पे क्या होती है? कर्व प्रोवाइड की जाती है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? जो रेडियस वेरी करेगा ट्रांजिशन कर्व की, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? आर तक वेरी करता है, या आर से इन्फिनिटी तक। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? यही है कि हमारे पास जो ग्रेजुअल हो, मीन्स जो चेंजेस हो रहे हो सडन चेंजेस ना हो। सडन चेंजेस होगा तो जर्क महसूस होगा, जो व्हीकल है वो भी पलट जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, दूसरा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने के लिए, रोड की थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाने के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए ड्राइवर को कि आसानी से क्या करे, वो स्मूथ ऑपरेशन यूज करे, आसानी से घूम सके। और एनहेंस द किसकी? एस्थेटिक, मीन्स जो अपीयरेंस है वो भी क्या है? हाईवे की थोड़ी सी अच्छी हो जाए उसके लिए। टाइप ऑफ जो हमारे पास ट्रांजिशन कर्व होते हैं 3 तरह के होते हैं। स्पाइरल होता है, क्यूबिकल पैराबोला होता है, और लेमनिस्केट कर्व होता है। तो ये इसके टाइप से लेमनिस्केट कर्व की। अब जो आईआरसी है, आईआरसी मीन्स इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी। ये कांग्रेस पार्टी वाली कांग्रेस नहीं है, ये कमेटी है। कमेटी थी जिसका गठन 1935 में हुआ था। इसको बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। अब इसके थ्रू हमारे पास 3 कंडीशन होती है क्या ट्रांजिशन कर्व को इम्प्लीमेंट करने की। पहला हमारे पास क्या है कि हमारे पास एल आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दूसरा है कि फील्ड में क्या होना चाहिए? स्पाइरल कर्व इज सिंपल एंड ईजी। तो हम क्या करेंगे? उसी को प्रोवाइड करना चाहिए। और तीसरा है कि ये क्या करेगा? इन्हेंस करेगा, उसकी ब्यूटी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या करते हैं हम? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात करें कैलकुलेट करने के लिए तो 3 बेसिस पे कैलकुलेट होता है। पहला चेंज ऑफ एक्सेलरेशन के बेसिस पे, दूसरा सुपर एलिवेशन के बेसिस पे, और तीसरा इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल मीन्स डायरेक्ट गिवन फार्मूला है, किसके द्वारा? आईआरसी के द्वारा। अब हमारे पास पहला बेस जो हमारे पास है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। सपोज हमने क्या देखा था? P मीन्स जो फोर्स लग रहा है वो क्या था? mv²/r था। mv²/r अभी देखा था, कैसे देखा था कि क्या था? फॉर्मूला लग रहा था wv²/gr। ये किसके बराबर लग रहा था? फोर्स P के बराबर लग रहा था। और W क्या होता है? W की जगह हम लिख सकते हैं क्या? जो हमारे पास W है उस W की जगह क्या लिखा जा सकता है? W जो हमारे पास होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है, W इक्वल टू mg। तो हम W की जगह क्या लिख सकते हैं? mg भी लिख सकते हैं। पूरा अगर W लिखना है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? mg। और यहाँ पे क्या है? v²/gr। यहाँ से g से g कैंसिल हो जाता है और वैल्यू क्या आ जाती है? mv²/r। तो यहाँ पे वही टर्म्स डायरेक्ट लिखा हुआ है कि mv²/r। ये किसकी वैल्यू आ गई? mv²/r, फोर्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमारे पास एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू क्या था? न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। यही था न्यूटन का सेकेंड लॉ। और यहाँ पे भी फोर्स क्या है? फोर्स है mv²/r। अब ये दोनों किसकी वैल्यू है? फोर्स की ही वैल्यू बता रहे हैं। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर ये फोर्स इक्वल टू यहाँ से आ रहा था वैल्यू mv²/r और एक फोर्स इक्वल टू आ रहा था ma, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वेशन सेम हुए तो वहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा होगा? mv²/r किसके बराबर आना चाहिए था? m इंटू a, यही आना चाहिए। दोनों जगह मास कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? v²/r। ये चीज़ें समझ आ गई। ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया? v²/r। तो ये चीज़ें समझ आ रही हैं। इसी के बेसिस पे क्या किया गया कि एक कोफिशिएंट क्या माना गया? c की वैल्यू मानी गई, जो क्या लाई करेगा? प्रोपोर्शनल होगा v²/r के। अब जब प्रोपोर्शनल लगता है तो कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे 1/t क्या हो गया? टाइम टेकन, कि हमारे पास टाइम टेकन कितना आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है ट्रांजिशन कर्व का ls पे, तो वो स्पीड थी v। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई, क्या थी? ls/v। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? टाइम टेकन टू ट्रेवल ट्रांजिशन कर्व। अब टाइम क्या होता है? हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास चाल बराबर स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर हम या वेलोसिटी बोलते हैं, ये क्या होता है?
जितनी हमने डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यही चीज़ें यहाँ पे किया गया है कि टी क्या है, टाइम है, टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इतनी थी, एल एस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और डिवाइड बाई स्पीड उस व्हीकल की वी रही होगी, तो टी टाइम में वो क्या हो गया था, आ गया था। तो ये चीज़ें हमारे पास टी लिखा हुआ है, टी क्या है, टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी स्पीड। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जब हम पुट किया गया टी की वैल्यू 1/t की, तो 1/t क्या हो जाएगा, v/ls हो जाएगा। v/ls हो गया तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ गया क्या, कि ls लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या आ रहा है, vq/cr आया। ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आई होप सब लोगों को। इसकी वैल्यू कहाँ से आई, v²/cr। अब यहाँ पे जो c की वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, c इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 80 डिवाइड बाई 75 प्लस v। v मीन्स वेलोसिटी, और इस सारी की सारी वेलोसिटी कितनी होगी, किलोमीटर में होगी। जो c की वैल्यू रेंज में क्या आती है, 0.5 और 0.8 के रेंज में आनी चाहिए। तो पहला वेस्ट के बेसिस पे हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। दूसरा है हमारे पास एक्स्ट्रा वाइडिंग और सुपर एलिवेशन के बेस पे, तो डायरेक्ट हम इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं होता। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, W + WE मल्टीप्लाई बाई स्मॉल e मल्टीप्लाई बाई n/2। समझ में आ गई बातें। क्या होता है W और WE, W होती है विड्थ ऑफ रोड, और WE मीन्स कितना हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग कर रहे हैं। तो ये क्या किया, आधे पे मान लेते हैं W + WE डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास हो गया, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ई, और ये है हमारे पास ग्रेडियंट। तो इसके बेसिस पे फॉर्मूला आ जाता है। अब अलग अलग टेरेन के लिए हमारे पास 1/n की वैल्यू हमारे पास गिवन है। प्लेन के लिए 1/150 होना चाहिए, बिल्टअप एरिया के लिए 1/100 होना चाहिए, हिली के लिए 1/60 होना चाहिए। क्या है, सुपर एलिवेशन है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट सुपर एलिवेशन की वैल्यू है, इतनी आनी चाहिए, इससे ज़्यादा है, इससे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा है इम्पेरिकल फार्मूला, जो डायरेक्ट IRC ने दिया है। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए अगर वो प्लेन एरिया में है या रूलिंग एरिया में है तो 2/7 v²/r, और अगर हमारे पास माउंटेनियस स्क्वायर एरिया में है तो क्या होगा, डायरेक्ट v²/r लिख लेते हैं। हैंस दीज आर द 3 क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये 3 क्राइटेरिया हो गया। अब हम 3 अलग अलग निकालेंगे, 3 अलग अलग फार्मूले हैं, तो 3 अलग अलग वैल्यू आएगी। तो हमें कौन सी लेनी है, द मैक्सिमम ऑफ द अबव 3। जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या होगा, कंसीडर होगा। समझ में आ रही है बातें। मिनिमम नहीं लेते हैं, तीनों में अलग अलग वैल्यू है। सपोज एक में 50 आई, एक में 100 आई, एक में 150 मीटर है उसकी लेंथ आई, तो तीनों का मैक्सिमम क्या होगा, 150। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, जो 150 मीटर वाला है उसकी लेंथ को कंसीडर करेंगे। समझ में आ गई बात। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रांजिशन कर्व के, तो हम ट्रांजिशन कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।